हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुअल हाइंजिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, आप चाहे कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो या गेट का एग्जाम देने वाले हो या दे रहे हो 2024 में, तो ये टॉपिक उठा के देख लेना, इसका वेटेज देख लेना, कितना वेटेज है इसका। इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें फ्रेंड्स अधिकतर आपको गेट के सिलेबस में मिल जाएंगे, इसलिए इसका एक भी वीडियो गलती से मिस मत कर देना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर क्या, आने वाला जो चैप्टर है इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा उस सबका वेटेज गेट में बहुत ज़्यादा है और आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पे ध्यान गड़ाए रखना, तभी मेरे वीडियो पहले देख पाओगे। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, शेयर नहीं किए हो तो कर दो, अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अधिक से अधिक भाई लोगों को जोड़ो जिससे उनका हेल्प हो पाए। अगर तुम मेरे साथ जुड़ गए ना फ्रेंड्स, तो आपको ग्रेड अच्छा रैंक से क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब से चैप्टर मैंने स्टार्ट किया इस बी एस वर्ल्ड का, कि बी एस वर्ल्ड का जो बुक है वो आपका बेस्ट बुक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा आपको कि वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो आएगा वो आपका प्रॉब्लम पे आएगा जो कि 8.1 होगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको वेक्टर कैलकुलस का इंट्रो दूँ, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को करने के लिए, वेक्टर कैलकुलस को करने के लिए आपको वेक्टर आना ज़रूरी है। जैसे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में जो बेसिक टर्म यूज होते हैं उनका मतलब क्या होता है, किस तरह से वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है, किस तरह से वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए आपको। तो वेक्टर के बारे में डिटेल पता है तो इस वीडियो को देख सकते हो, यानी इस चैप्टर को आप देख सकते हो। अगर नहीं पता है तो आपको बीएसएल का जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 मिल जाएगा आपको वेक्टर, ठीक है, उसको आपको जाके देखना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है चैप्टर 3, जाकर सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसको देख लेना, तभी इसको देखना। देखो, मैं यहाँ पे आपको वेक्टर के बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि उन सब वीडियो में जो है मैंने चिल्ला के सब बताया हुआ डिटेल से, तो एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करने वाला है। तो भैया तुम वेक्टर के बारे में डिटेल जानते हो तो स्टार्ट कर सकते हो इस चैप्टर को, नहीं जानते हो तो ज़रूर देखना उस वीडियो को, तभी यहाँ पे आना। ऐसा नहीं कि वेक्टर का कंसेप्ट आ जाएगा इस प्रॉब्लम में तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन बेसिक वाला जो टर्म होगा और बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा तो उसे मैं नहीं करने वाला, उसको मैं स्किप कर दूँगा, क्योंकि अगर उसमें मैं गया तो फ्रेंड्स हमारा टाइम हो जाएगा बर्बाद। हम 8 चैप्टर करने निकले थे, करने लगेंगे तीसरा चैप्टर, तो वो मैं नहीं करना चाहता। देखो, जो बी एस वाला बुक है आपका कुछ इस तरह से तैयार किया गया ना, कि जैसे आप प्रीवियस चैप्टर करते हो तो अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाते हो, तो उस तरह से अरेंजमेंट इसका किया गया। जैसे आप करते हो ना, पहले क्लास से दूसरा क्लास में जाते हो, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास में जाते हो, उसी तरह से ये है आपका, उसी तरह से लेवलाइज किया गया, ठीक है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से है। देखो, मेरा यही कारण है कि जब आप कमेंट करते हो और बोलते हो कि जो है आप जो है 9 चैप्टर का सोल्यूशन ला दो, 10 चैप्टर का सोल्यूशन ला दो, ठीक है, इस तरह से बोलते हो, तो मैं जो है नहीं लाता उसका। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि 8 के बाद ही आपको 9 आएगा, 9 के बाद ही आपको 10 आएगा बेटर समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम सीरीज़ में ही चलेंगे और सीरीज वाइज ही हमारा वीडियोस आएगा। फिर भी आपको इतनी ही जल्दी है कि मैं 11 नंबर चैप्टर को सॉल्व कर दूँ, 12 नंबर चैप्टर को सॉल्व कर दूँ, तो आप सपोर्ट बढ़ा दीजिए ना, आप अपना सपोर्ट बढ़ाइए। देखिए मेरे अंदर कितना मोटिवेशन आएगा, डायरेक्ट 8 जल्दी 8 ख़त्म कर दूँगा, जल्दी 9 ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। मतलब एक दिन में जो आप एक वीडियो देख रहे हो सकता है 2 वीडियो चलने लगे, 3 वीडियो चलने लगे, मोटिवेशन बढ़ेगा तो ना। एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जितना सपोर्ट मिलता है उतना मोटिवेशन आता है, जस्ट लाइक, समझ लो। तो फ्रेंड, जिस तरह से आपको जल्दी है ना, उसी तरह से मेरे को भी जल्दी है, तो कंप्लीट कराओ यार, जल्दी से कंप्लीट कराओ, सब कुछ कर सकते हो तुम लोग। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या आना चाहिए, और हम देखते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं 8 चैप्टर में। देखो, 8 चैप्टर में ये जो टॉपिक आपको जितने भी दिए गए इन सबको हम सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एक ग्रेडियंट है, ये आपका लाइन इंटीग्रल है, उसके बाद आपका सरफेस इंटीग्रल है, फ्लक्स, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक थ्योरम है, आपका डाइवर्जेंस है, ग्रीन्स ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम के व्यू से देखा जाता है। चलो, मैं आपको चैप्टर 8 का इनपुट देता हूँ। देखो, चैप्टर 8 जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले समझते हैं वेक्टर कैलकुलस क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, वेक्टर कैलकुलस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। उससे पहले समझो कि वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा बताता हूँ मैं। देखो, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है।
एम भी होता है और टी भी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। किसी पार्टिकल का पोजीशन दिखाने के लिए या 2D में या 3D में बोल सकते हो, दिखाने के लिए हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। वेक्टर में हमने क्या क्या सीखा कि किस तरह से जो है दो फैक्टर को हम डॉट करते हैं फिर क्रॉस करते हैं, ये सीखा हमने। ट्रिपल प्रोडक्ट भी सीखा है उसमें। तो ये आते हैं, ये सब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और एडिशन भी सीखा आपने, किस तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी सीखा, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो जो वेक्टर है उसका अधिकतर यूज आपको 3D ज्योमेट्री में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 2D में देखने को नहीं मिलता है, मैंने बोला कि अधिकतर आपका 3D में यूज इसका दिखता है। अब आते हैं दूसरे टर्म पे, कैलकुलस। कैलकुलस में हमने क्या क्या सीखा? कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन सीखा, चाहे वो डिफरेंशिएशन आपका वन वेरिएबल का हो या आपका 2 वेरिएबल का हो या 2 से ज़्यादा वेरिएबल का हो, जिसको हम लोग मल्टीपल वेरिएबल बोलते हैं। इंटीग्रेशन भी सीखा, इंटीग्रेशन आपका 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का हो या मल्टीपल वेरिएबल का हो। ये सब चीज़ें हमने कैलकुलस में सीख रखी है। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? वेक्टर कैलकुलस बनता है। यानी इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब ये होगा कि जो वेक्टर में काम होता था, डॉट क्रॉस ट्रिपल जो भी होता था, अब हम उसमें एक और काम बढ़ा देंगे, वो है कैलकुलेशन का काम बढ़ा देंगे। मतलब ये जो काम होते थे तो वो तो होंगे ही, अब उसमें क्या होंगे? अब डिफरेंशिएशन होंगे, इंटीग्रेशन होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस बढ़ जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? उसको वेक्टर कैलकुलस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 वेक्टर लो, ए ले लो और बी ले लो, इनका हमें डॉट निकालना है। तो देखो वेक्टर वाले काम तो होंगे, डॉट मैंने कर दिया, लेकिन एक और काम बढ़ जाएंगे। लेट करो कि अब दे दिया कि अब इस वेक्टर का डिफरेंशिएशन भी करो, तो आपको क्या करना होंगे? इस ए को डिफरेंशिएट करे होंगे जिसके भी रिस्पेक्ट में दिया हो, ठीक है, और बी को कांस्टेंट, फिर आपको बी को डिफरेंशिएट करने होंगे और ए को कांस्टेंट करने होंगे। तो यहाँ पे एक काम बढ़ गया, तो इसलिए बोल दिया हमें इसको वेक्टर कैलकुलस। यानी वेक्टर में अब कैलकुलस का भी काम होगा। और जो भी मैंने वेक्टर कैलकुलस का भी एक्सप्लेनेशन दिया उसी से ये डेफिनेशन बना हुआ है। देखो डेफिनेशन ये क्या बोल रहा है, वेक्टर कैलकुलस इज सिंपली द स्टडी ऑफ ए वेक्टर फील्ड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वेक्टर कैलकुलस सिंपली स्टडी है वेक्टर फील्ड्स के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब आप क्वेश्चन करोगे कि वेक्टर फील्ड क्या है, तो देखो फ्रेंड्स मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो आप जानते हो कि 2 तरह की आपकी क्वांटिटी होती है, एक आपकी स्केलर वाली क्वांटिटी होती है और एक आपकी वेक्टर वाली क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और इनका डेफिनेशन भी आप जानते हो कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी, स्केलर का दे रहा हूँ मैं डेफिनेशन, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर आपका क्या रहता है? ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी हो, यानी m भी हो और d भी हो, और इसमें सिर्फ m चलेगा। स्केलर क्वांटिटी में बहुत सारे आपके एग्जांपल आ जाते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हीट, ठीक है, हीट है, यानी हीट एक ऐसा चीज़ है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर में हम ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वो पढ़ोगे आप फिजिक्स में तो उसमें मिल जाएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल। मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों होता है। तो पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो हीट, देखो हीट है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है फैलने का। लेट करो कि ये हीट है यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ है, इतना ही फैला हुआ है एरिया में, ठीक है, इतना फैला हुआ है। तो जो इसका फील्ड हो गया ना ये, तो देखो जो हीट आपका फैला हुआ है इतना एरिया में, ये जो है इस हीट का फील्ड है, ओके। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक हीट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए जो इसका फील्ड होगा, जो इसका ऑरा होगा, इस फील्ड का नाम रख दिया जाएगा स्केलर फील्ड। क्या रखा जाएगा? स्केलर फील्ड। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे जो फील्ड फैलेगा वो एक स्केलर फील्ड होगा, यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को देखा जाएगा, उसका डायरेक्शन को नहीं देखा जाएगा। अब लेट करो, ये मैग्नेटिक आपका फील्ड है, इसका भी कुछ ऑरा होगा, है ना। अगल बगल क्या होगा? अगल बगल ये भी आपका फैला होगा कुछ दूरी तक, ठीक है, अपना भी इसका रेंज होगा, तो उस रेंज में ये फैला होगा। लेट करो इतना में आपका ये फैला हुआ है, इस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो इसका फील्ड है ना फ्रेंड, जो इसका फील्ड है, ये जो फैला हुआ जहाँ तक है ना, जो इसका फील्ड है वो फील्ड कहलाएगा वेक्टर फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है फ्रेंड्स? मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो इसके द्वारा फील्ड जो बनेगा, जो फील्ड बनेगा, जो एरिया बनेगा, जहाँ तक ये फैलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर फील्ड। तो ये वेक्टर होने का इसको हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपका स्केलर क्वांटिटी है कोई, उसके द्वारा कोई फील्ड बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर फील्ड। अगर आपका कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसके द्वारा फील्ड बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर फील्ड बोलेंगे।
तो हम वेक्टर फील्ड का ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपके वेक्टर कैलकुलस में ये वाले आते हैं, ठीक है, ये वाले आते हैं। ये आपके जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक वेक्टर फील्ड है, तो ये वाले स्टडी होते हैं, ये वाले स्टडी नहीं होते हैं। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो वेक्टर में आप काम करते थे वही काम करोगे यहाँ पर भी, बस आप उसमें 2 काम बढ़ा दोगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर बोलेगा डिफरेंशिएशन करने को तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रेशन करने को बोलेगा तो आप इंटीग्रेशन करोगे। यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा हुआ पैराग्राफ में, दिस फील्ड इज क्लोजली रिलेटेड टू मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। तो ये जो फील्ड होता है यानी वेक्टर फील्ड जो होता है आपका, वो रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस समझ रहे हो ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल वाला कैलकुलस की स्टडी को हम लोग बोलते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। वो तो हम लोग करते ही आ रहे हैं अभी तक, 7 चैप्टर में भी किया है हमने, है ना। वो मल्टीपल इंटीग्रल किया ना फ्रेंड्स, उसमें आपने पार्शियल डेरिवेटिव भी किया, उसमें भी आपका एक से ज़्यादा ही वेरिएबल होता है। तो ये जो है उसी से रिलेटेड है और ऑफकोर्स होना भी चाहिए। एक वेक्टर है तो ये इस तरह से फैला होगा, हो सकता है 3 डायमेंशन में फैला हो, 2 डायमेंशन में फैला हो उसका फील्ड, है ना। तो एक से ज़्यादा तो वेरिएबल हो जाते हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि क्लोजली जो है रिलेटेड है किससे, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, वेक्टर कैलकुलस इज ऑल्सो नोन एज ए वेक्टर एनालिसिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एनालिसिस भी बोलते हैं। किसको, वेक्टर कैलकुलस को। तो इसके 2 नाम हैं, ये कहीं दिखे या ये कहीं दिखे, दोनों का मतलब सेम ही है। मुझे लग रहा है कि आप वेक्टर कैलकुलस को बेटर वे से समझ गए। और मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। वेक्टर कैलकुलस का एप्लीकेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है इट्स एप्लीकेशन। तो देखो इसके एप्लीकेशन कौन कौन से, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ एप्लीकेशन है उसको मैंने लिख रखा। मैं आपको बता रहा हूँ इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। देखो पहला एप्लीकेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखने को मिलता है। इसमें वेक्टर कैलकुलस का यूज जो है एनालाइज करने के लिए किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे बिहेवियर कहने का मतलब है कि किस तरह से जो है ये फील्ड जो है मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से जुड़े हैं। फील्ड जैसा इंटरेक्शन करेगा उस मैटर से, उसी के अनुसार डिवाइस को डिज़ाइन किया जाता है। और आप अच्छे से जानते हो ये जो फील्ड है आपके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका यूज आपको जनरेटर, मोटर्स और ट्रांसफार्मर में देखने को मिलते हैं। तो समझ गए, वेक्टर कैलकुलस के बिना हम जनरेटर, मोटर या ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते फ्रेंड्स, उसकी ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन देखने को मिलता है कंट्रोल सिस्टम में। इसमें इंजीनियर भाई लोग वेक्टर कैलकुलस का यूज़ करके कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, जिससे वो जो कंट्रोलर को डिज़ाइन कर पाते हैं। उस कंट्रोलर की जैसी स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस होती है उसी के अनुसार उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसी के अनुसार वो बिहेव करता है। नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है सिग्नल प्रोसेसिंग में। इसमें वेक्टर कैलकुलस का यूज़ करके सिग्नल्स को एनालाइज किया जाता है, जैसे आपका ऑडियो सिग्नल हो गया, वीडियो सिग्नल हो गया, उसको एनालाइज किया जाता है और उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है फिल्टर्स को, चाहे अदर सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन किया जाता है, जिससे आपका जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होता है सिग्नल से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। पहला एप्लीकेशन देखने को मिलता है फ्लूइड डायनामिक्स में। इसमें वेक्टर कैलकुलस का यूज़ करके ये पता लगाया जाता है कि फ्लूइड्स का बिहेवियर कैसा है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके अनुसार सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है जिससे फ्लूइड्स का यूज़ हो पाए सही तरीक़ा से। जैसे पंप्स बनता है, आपका वॉल्व्स बनता है, हीट एक्सचेंजर बनता है, ये सब आपका फ्लूइड्स का बिहेवियर देख के ही बनता है। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है वेक्टर कैलकुलस के, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किए। तो वेक्टर कैलकुलस को हल्के मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है हमारे रियल लाइफ में भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता कैसे है। तो देखो इसको बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए मैंने इसका नोट नहीं बनाया, इसको समझो ध्यान से। फ्रेंड वेक्टर का डिफरेंशिएशन उसी तरह से होगा जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो। जैसे वहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक फंक्शन दिया रहता था, यहाँ पे भी आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फंक्शन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं वेक्टर फंक्शन। तो उसमें आपको दिया रहेगा जिस पे डिपेंड रहेगा फंक्शन, लेट करो आपका टी पे डिपेंड है तो टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने होंगे। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी तक जो आप करते ही आ रहे हो कैलकुलस के अंदर, जैसे डिफरेंशिएशन आपने किया, इंटीग्रेशन किया, जो भी कैलकुलस में आपने अभी तक किया उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर कैलकुलस। क्यों? क्योंकि उससे एक आता था, एक नंबर ही आता था, एक कांस्टेंट कोई नंबर आता था, उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी ही आता था। लेकिन अब हम जो करेंगे कैलकुलस में वो हम वेक्टर को लेके करेंगे, यानी हमें क्या मिलेगा, एक क्वांटिटी तो देखने को मिलेगा ही, यानी एक नंबर देखने को मिलेगा ही, साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो होगा आपका वेक्टर कैलकुलस होता है। और जो अभी तक हम लोग करते आए थे उसको हम बोलते हैं स्केलर कैलकुलस। तो लेट करो फ्रेंड्स, आपको दिया हुआ है आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, एक फंक्शन दिया वेक्टर फंक्शन आपको दिया है जो कि टी पे डिपेंड है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, एक आपका आर दिया है, आर
आपका वेक्टर फंक्शन हो गया, जो फंक्शन किसका टी का है। तो ले लो टी स्क्वायर ले लो आई, और प्लस यहाँ पे आप 2t ले सकते हो जे, कुछ भी यहाँ पे आप ले लो, ठीक है। इस तरह से मैंने ले लिया। ये फंक्शन है, देखो इसमें आई है और जे है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेक्टर फंक्शन। तो अगर आपका जो है आर फंक्शन है, टी का फंक्शन है, ठीक है, वेक्टर फंक्शन है, तो इस तरह से हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में, लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम लोग लिखते थे ना फ्रेंड्स, उसमें आपका स्केलर कैलकुलस में, है ना। जैसे आपका यहाँ पे एक्स पे डिपेंड है फंक्शन, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया, एक्स पे डिपेंड है आपका फंक्शन, तो इसको डेरिवेटिव लिमिट के फॉर्म में लिखना होता था, तो कुछ इस तरह से लिखते थे। सेम यहाँ पे भी आपको वही चीज़ लिखा गया, यहाँ पे टी पे डिपेंड में, तो आपका यहाँ पे टी लिखा गया, जहाँ जहाँ एक्स है इसमें वहाँ पे टी लिखा गया, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स। इन दोनों जगहों पे सिर्फ आपको ये अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्मॉल एफ यूज़ करते थे हम लोग, और यहाँ पे आपका कैपिटल एफ का यूज़ होता है। वैसे भी आप जानते हो फैक्टर को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर को बोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, ये जानते हो आप। तो बोल्ड में आपको कैपिटल लेटर आपको दिख जाए तो समझ लेना वो फैक्टर फंक्शन है ना। देख सकते हो यहाँ पे एफ आपका जो है कैपिटल में है और बोल्ड भी है। तो ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी है, और चाहे डी एफ बाई डी टी है आपका, इसका मतलब है चाहे एफ डैश ऑफ टी है। डैश भी हम लोग यूज़ करते थे, हमें याद है हम लोग डैश यूज़ करते थे ना, एक बार डिफरेंशिएट करते थे हम लोग, जैसे कि आपका कोई फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो एक डैश यूज़ करते थे, दो बार किए तो दो बार डैश यूज़ करते थे हम लोग, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका वही चीज़ चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड जनरल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। देखो जैसे आप उसमें डिफरेंशिएशन करते थे, जो रूल वहाँ पे अपनाते थे, यहाँ पे भी आपको वही अपनाने हैं। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है आपका वेक्टर में, जो ऑर्डर दिया रहेगा उसको आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे लिखा भी है फैक्टर ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स इज मेंटेन। तो जो आपको ऑर्डर, देखो यहाँ पे ऑर्डर जो है ना फैक्टर का, वो आपको मेंटेन करना है। मतलब आपका ए क्रॉस बी दिया है, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करो तो ए क्रॉस बी आपका मेंटेन होना चाहिए, है ना। बी क्रॉस ए नहीं कर देना उसको, समझ गए। ये बोल रहा है कि ऑर्डर आपको मेंटेन करने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं, जैसे कि 2 वेक्टर को जोड़ा गया, एक वेक्टर को घटाया गया, है ना। तो अगर मैं मुझे इनको डिफरेंशिएट करना होगा तो उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग करते थे नॉर्मली। इसमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। ये तो आपको प्लस माइनस है, इसमें ऑर्डर फॉलो भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जरूर फॉलो करना फ्रेंड्स। उसी तरह से किया गया है डिफरेंशिएशन। जैसे देखो यहाँ पे आपका 2x दिया प्लस आपका सपोज करो 3x² दिया, और यहाँ पे 4x दिया, ठीक है। इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो इससे मैं करूँगा x के रिस्पेक्ट में एक बार, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, इस तरह से 1 बाई 1 करूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। तो f को एक बार t के रिस्पेक्ट में, फिर g को t के रिस्पेक्ट में, और h को t के रिस्पेक्ट में, और जो साइन है वो मेंटेन रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक वेक्टर दिया है, एक आपका स्केलर दिया है, मतलब एक कांस्टेंट समझ सकते हो, कोई नंबर है, तो यहाँ पे उसका इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। जैसे फ्रेंड्स उसमें होता था आपका 2x दिया है इसमें, ठीक है, तो ये आपका 2 जो है स्केलर लेट कर लो इसको, ये आपका वेक्टर लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, है ना। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रोडक्ट में है तो एक बार मैं जो है 2 को डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, और x को कांस्टेंट लेट करूँगा, फिर x को डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, है ना, और 2 को यहाँ पे कांस्टेंट लेट करूँगा, तो ये कांस्टेंट है, इसके कारण 0 हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। बचेगा आपका ये, तो 2 और dx का आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से आपका यहाँ पे पाई है, एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, यानी स्केलर है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका यही वाला घूम फिर के, मतलब जो आप वहाँ पे काम करते थे वैसे यहाँ पे भी आपको काम करना है। वहाँ पे आप कांस्टेंट बोलते थे उसको, जो आपका नंबर होता था वहाँ पे आप कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, उसको स्केलर बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही वर्ड यूज़ करने हैं आपको, एक स्केलर यूज़ करना है, दूसरा आपको वेक्टर यूज़ करना है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। उसमें क्या था आपका, उसमें आपका था कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। अब देखो दूसरा रूल देख लो यहाँ पे, देखो 2 वेक्टर आपका दिया है, दोनों का डॉट दिया है, और डॉट दिया है और डिफरेंशिएट करना है अब हमें। तो आप ऐसे करोगे, देखो पहले वाले को आप जो है कांस्टेंट ट्रीट करोगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, जिसके रूप में आपका फंक्शन दिया गया है, मतलब जिस फॉर्म में दिया गया, टी के फॉर्म में दिया गया तो टी के रिस्पेक्ट में करोगे, डी के फॉर्म में, जो भी फॉर्म में दिया गया है फंक्शन आपका, जिसका भी है, टी का है, डी का है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, है ना। फिर प्लस करोगे, जिससे उसमें आप करते थे, सपोज करो आपका यहाँ पे दिया हुआ e⁻x, आपका x यहाँ पे दिया है, 2 फंक्शन हो गए, तो इसको आप डिफरेंशिएट करते थे, इसको कांस्टेंट करते थे, इसको डिफरेंशिएट करते थे, इसको कांस्टेंट करते थे। तो उसी तरह से इसमें भी वही करना है फ्रेंड्स, ऑर्डर मेंटेन रखना, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन रखना जरूरी है। देखो वेक्टर कैलकुलस में आपको ऑर्डर मेंटेन करने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो होगा कि गलत आपका आंसर आ जाएगा। कुछ तो सही आ जाएगा, लेकिन
आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्रॉस में आपका गलत होने का चांस होता रहता है। तो हो सके तो प्लस माइनस भी है तो उसमें भी ऑर्डर मेंटेन करो, जिससे आपका हैबिट्स बन जाएगा ऑर्डर मेंटेन करने का, नहीं तो आप इधर उधर कर दोगे। जैसे फ्रेंड्स इसमें आप जो है ऑर्डर मेंटेन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यही आदत आपकी बन जाएगी। तो आप क्या करोगे, क्रॉस वाला में भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे, हो सकता है भूल जाओ तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही आप जो है ऑर्डर मेंटेन करना शुरू कर दो, जिससे आगे जाके गलती ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी में इन लोगों ने ऑर्डर को ब्रेक नहीं किया, सब में मेंटेन किया है, देख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे और जी को डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया तो ऐप को पहले ही लिखा, जो पहले लिखा था तो पहले ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इन लोगों ने ऐप को डिफ्रेंशिएट किया तो जी बाद में लिखा तो उसको बाद में ही इन लोगों ने लिखा, तो आपको भी वैसे ही करने हैं। इस तरह से आपका 3 वेक्टर दिया, उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करने हैं, तो भी ऑर्डर मेंटेन करके मैं करूँगा। जैसे एक के एस्पेक्ट में करूँगा, बाकी 2 को कांस्टेंट लेट करूँगा, ठीक है। देखो वैसे ही लिखने जैसे इस तरह से, जैसे जी बीच में है तो बीच में ही रहेगा, ठीक है। आपका एफ इधर है लेफ्ट में है तो आपका लेफ्ट में ही हमेशा रहेगा। तो ये ही ऑर्डर है फ्रेंड्स, इसी को आपको मेंटेन रखने हैं। तो वही चीज़ है जैसे उसमें होता था आपका। जैसे फ्रेंड्स हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते थे, किसी एक के रिस्पेक्ट में करते थे तो बाकी 2 को कांस्टेंट ट्रीट करते थे। इसके रिस्पेक्ट में लेट करो किया तो इसको हम लोग कांस्टेंट दोनों को ट्रीट करते थे, इसके रिस्पेक्ट में किया तो इसको हम लोग दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करते थे। इसमें कोई ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को किसी के रिस्पेक्ट में पहले किया जा सकता था, है ना। और इधर का उधर लिखा जा सकता है, जैसे एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा गया है तो हम जेड वाई एक्स भी लिख सकते थे, ऐसे भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका नहीं चलेगा, आप वैसे ही करो जैसे इसमें दिया गया, जो ऑर्डर दिया गया उसी ऑर्डर को फॉलो करो। अब यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3 वेक्टर और क्रॉस दिया हुआ है इनका, तो एक क्रॉस दिया हुआ तो क्रॉस को आपको मेंटेन रखने हैं। तो देखो यहाँ पे एफ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कर लो, बाकी 2 बचे उसको कांस्टेंट करो, कांस्टेंट आपको ट्रीट करने हैं और वैसे ही लिखना है जैसे वो पहले लिखा था, जिससे आपका ब्रैकेट में है, ठीक है, क्रॉस में तो वैसे ही लिखो। अब यहाँ पे क्रॉस कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मेंटेन रखनी है। तो ये जैसे भी दिया है इन लोगों ने वैसे ही आपको करने हैं, बस आपको यहाँ पे डी डी लगा देना है, जो डी आप लगा रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन का ये जो लगता है, ठीक है, इसको हमें लगा देना, बाकी हर चीज़ें मेंटेन रखनी है। 3 है आपका तो यहाँ पे आपका इस तरह से होगा, 3 बार होगा, ठीक है ना, 3 है इसमें वेक्टर ना फ्रेंड्स, तो 3 बार आपका डिफरेंशिएशन होगा एक एक के रिस्पेक्ट में। देखो फ्रेंड्स इन लोगों ने प्रूव करके भी दिखाया कि 2 वेक्टर यहाँ पे क्रॉस दिया है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिट में किस तरह से उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखो लिमिट्स डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है ना, ये हम लिखते हैं ऐसा, और लिमिट में लिखते हैं तो ऐसा हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एफ और जी दोनों में चेंज देखने को मिलेंगे, तो रिलेट करो कि डेल्टा एफ और डेल्टा जी चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरह से आपका होता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे दोनों को क्रॉस करोगे, ठीक है, एफ को उठाओगे और उसके बाद जी से क्रॉस करोगे, एफ को उठाओगे, फिर जो है डेल्टा जी से क्रॉस करोगे, है ना। जब एफ को जी से क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एफ क्रॉस जी ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्लस माइनस का कट जाएगा, ठीक है, और बाकी चीज़ें बच जाएगी। जैसे डेल्टा एफ को आप इन दोनों से क्रॉस करोगे करके, ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा 1 2 3, इस तरह से बनेगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। फिर आप जो है इसे डेल्टा टी को इनमें इस तरह से अलग अलग करके डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये डेल्टा जी है, फिर डेल्टा टी से डिवाइड हो गया, इस तरह से हो गया, फिर डेल्टा टी है आपका, फिर एफ से यहाँ पे डिवाइड हो गया तो कुछ इस तरह से हो गया, और जो आपका ये डेल्टा टी है फिर इससे जो है इससे एफ से डिवाइड हो गया तो कुछ इस तरह से ही हो गया आपका। फिर इन लोगों ने यहाँ पे डेल्टा जी को टेंस टू 0 कर लिया, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा जी है इसको 0 को टेंड कर लिया, मतलब 0 के लगभग होने वाला है, तो इसको जब ये 0 हो जाएगा पूरा तो ये खत्म हो जाएगा आपका, बचेगा ये दोनों, है ना। डेल्टा जी बाई डेल्टा टी को हम डी जी बाई डी टी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो डेल्टा एफ बाई डेल्टा टी है इसको हम डी एफ बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका फाइनली आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब 2 का हम करते हैं क्रॉस, देखो यही आपका है ना, जो यहाँ पे आया हुआ है यही आपका है। तो इस तरह से 2 आपका वेक्टर दिया है ना, और दोनों का क्रॉस दिया है, तो हम उस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन, जिससे हमारा ऑर्डर ब्रेक भी नहीं होता और हमारा काम भी होता है। तो हम देखो ऑर्डर ब्रेक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप समझ गए कि जो रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के वेक्टर के, वो आपके उसी तरह से जैसे आप नॉर्मल करते हो डिफरेंशिएशन वैसे ही हैं। बस एक चीज़ में आपको फोकस करना है, वो चीज़ें फोकस करने ऑर्डर आपको मेंटेन करना, बस और कुछ नहीं करना। जैसे आप करते थे वैसे ही आप करोगे। तो देखो यहाँ पे जो वेक्टर आपके 3 है, इनका जो प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ, उसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है यहाँ पे देखो दिखाया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एफ को कांस्टेंट लेट किया और जो बाकी बच गया जी क्रॉस एच, इसको डिफरेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में। सेम इसी तरह से इसको इन लोगों ने कांस्टेंट लेट किया और यहाँ पे जो एफ है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये देखो 2
दो वेक्टर पे क्रॉस है, अभी इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो वो अभी मैंने आपको पिछले पेज में बताया ये वाला, ठीक है, बताया था ना फ्रेंड्स, उसका मैंने लिमिट के रूप में डेरिवेटिव भी आपको दिखाया था। देखो ये प्रूफ है ना फ्रेंड्स, ये वाला देखो है ना, ये वाला बिल्कुल। तो उस वाले रूल का यूज़ करके हम इसको कर लेंगे। तो देखो इसका आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम इस f को इन दोनों के साथ एक एक करके डॉट करेंगे। देखो इसके साथ डॉट किया और फिर इसको इसके साथ डॉट किया, कुछ इस तरह से ये आ गया आपका। अब देखो इन लोगों ने इसको कुछ इस तरह से लिखा, जिस तरह से इसमें एफ जी एच था, मतलब एफ डॉट जी क्रॉस एच था, उसी तरह से यहाँ पे एच की जगह पे आपका क्या है, यहाँ फ्रेंड्स क्या है, एच की जगह पे आपका टी एच बाई डी टी है। तो ये आपका वैसे ही होगा, एफ जी टी एच बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से होगा, मतलब ये क्रॉस को, मतलब ये जो डॉट दिया है, क्रॉस दिया है, उसको हटा के कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया हुआ है कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और उसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डॉट है, इसको क्रॉस को हटा के कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे भी आपका वही चीज़ है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद इन लोगों ने इसको अरेंज किया, मतलब पहले इसको लिख दिया, फिर बाद में इसको लिखा, फिर इस तरह से इसको अरेंज करके लिखा, ठीक है, इसको अंत में लिखा। तो ये फाइनली हमें मिल गया, मतलब हमें ट्रिपल 3 वेक्टर दिए हैं, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट का हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये मतलब जो प्रोसेस लंबा वाला इस तरह से होके ही आया है, तो ये अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, कि 3 वेक्टर दिए, उनका जो है दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तब इसका यूज़ करके भी कर सकते हो इजीली। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो पहले वाला लिखा रहता है उसके साथ बाकी जो होते हैं वो डॉट में होते हैं। देखो जैसे आपका टी एफ वाई जो डी टी आपका लिखा है और जो ये जी एच लिखा है ना, ये एक्चुअल में डॉट के साथ है, ये लिखा हो। तो जो पहले लिखा हो तो वो बाकी 2 बचे के साथ डॉट में होता है, और जो बाकी 2 होते हैं वो क्रॉस में होते हैं एक साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको क्रॉस भी करने हैं और बाद में आपको डॉट भी करने हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। तो ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तभी आप कर पाओगे। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करके इन लोगों ने लिखा है, इसको समझो। देखो दिया एफ ऑफ टी हैज़ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मान लो कि आपका जो फंक्शन दिया, वेक्टर फंक्शन दिया एफ ऑफ टी दिया, मतलब टी पे डिपेंड है, जो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए तो जो एक डॉट होगा, मतलब डिफरेंशिएट करके और जो आपका फंक्शन होगा उन दोनों को डॉट करोगे तो आपका 0 आएगा। जैसे फ्रेंड्स हम एक फंक्शन ले लेते हैं टी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ले लेते हैं 2i + 3j ले लेते हैं, इसमें टी है ये नहीं, ठीक है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका विदाउट टी वाला होगा, जो कि कांस्टेंट आएगा। देखो जिससे कि आपका 2s का हो जाएगा, 3s का हो जाएगा, है ना। तो ये जो भी आएगा यहाँ पे वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वही बोल रहा है आपको कि फंक्शन ऑफ टी दिया है ना, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एफ और डॉट होगा, देखो एफ में भी आपका टी है नहीं, है ना, उसको आपने डिफरेंशिएट किया, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, लेट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। स्केलर है ना फ्रेंड्स, 2 और 3 आपका स्केलर, तो इनका जो डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, तो ये घूम फिर कर 0 हो जाएगा। एफ डॉट 0 आपका क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो इसलिए इन लोगों ने बोला कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जो होगा इक्वल टू 0 होगा। अगर कब, जब एफ ऑफ टी जो है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखता है, तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखो, यहाँ पे दिया है कि अगर उसी फंक्शन को, जो वेक्टर फंक्शन है, उसको आपस में डॉट कर दिया जाए, मतलब एफ ऑफ टी दिया है, ठीक है, और एफ ऑफ टी दिया है, इनको जब डॉट किया जा रहा है, दोनों को डॉट किया जा रहा है, तो डॉट करने के बाद एक कांस्टेंट कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर है, दोनों को डॉट किया, कोई कांस्टेंट नंबर आया, तो फ्रेंड्स जो आपका डिफरेंशिएशन होगा और उसको हम डॉट करेंगे फंक्शन से, तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। आपको 0 मिलेगा। फिर से वही कांस्टेंट का केस आ गया, कांस्टेंट आ गया ना फ्रेंड्स। जब इन दोनों को डॉट कर रहे हो आप तो कांस्टेंट पा रहे हो, तो कांस्टेंट पा रहे हो तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है जी। देखो दोनों का डॉट, देखो दोनों का डॉट कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि उसमें आपका जो फंक्शन है, जैसे आपका ai और +2j आपका है, ठीक है, डॉट कर दिया, और ai + 2j भी दोबारा से लिख दिया और डॉट किया। तो इनको जब डॉट करूँगा तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका होगा। तो ये कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट है। तो जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, यानी स्केलर है, तो 0 आ जाएगा। तो आपको देखो जिससे आपका df/dt हो गया। तो ये जब 0 आ जा रहा है तो इसको मैं डॉट करूँगा df/dt से, तो आपको ये तो आपका रहेगा एज इट इज़, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो ये जीरो आपका हो गया। और यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि जो डी एफ बाई डी टी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एफ के, कब, जब ये जीरो होगा तब। ऑफकोर्स देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा होना भी चाहिए। देखो दो फैक्टर आपके होते हैं और दोनों का डॉट अगर जीरो होता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डॉट होता है इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस देखो यहाँ पे ये दोनों ये पूरा वैल्यू जो है ये जीरो कब होगा, जब कॉस 90 होगा। ऑफकोर्स कॉस 90 पे ही जो है आप जानते हो कॉस 90 इक्वल टू जीरो होता है। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, कॉस 90 इक्वल टू ही जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर ए बी को इस साइड भेजोगे जो कि जीरो है आपका, देखो कॉस थीटा इक्वल टू आपका जीरो बाई ए बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स जीरो। तो कॉस इनवर्स जीरो मतलब 90 डिग्री, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे आपका 90 होगा, मतलब दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने समझा रखा है कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ टी पे डिपेंड है वेक्टर फंक्शन, और उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है और उनको क्रॉस किया जाए, मतलब उसको डिफरेंशिएट करके वो जो फंक्शन आपका उसको क्रॉस किया जाए आपस में, तो वो जीरो होता है। ऑफकोर्स ये भी होगा सही। देखो यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि किसी एक डायरेक्शन पे डिपेंड है। जैसे उसमें आपका लेट करो, आपका फंक्शन ऑफ टी है, उसका उसमें आपका 3i दिया है, ठीक है। उसमें i सिर्फ दिया है, जे आपका दिया ही नहीं है, तो सिर्फ एक डायरेक्शन है, उसमें एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया उसका, है ना। आई के अलोंग ही सिर्फ चल रहा, सिर्फ आई के अलोंग चल रहा हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है कि अगर हम उसको क्रॉस कर दें डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है, फंक्शन को हम क्रॉस कर दें डिफरेंशिएट करने के बाद आपस में, तो वो ज़ीरो होता है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने डायरेक्शन के बारे में बात किया, डायरेक्शन फिक्स हो गया। तो यहाँ पे लेट करो आपका, देखो दूसरा देते हैं। यहाँ पे तो मैंने कांस्टेंट लिया ना 3, ठीक है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जैसे टी आपका है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर है। तो एक ही डायरेक्शन इसमें आई है, ठीक है, आई के लॉन्ग चल रहा है, और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया डी एफ बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 2ti हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब दोनों को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो देखो मैं जब दोनों को क्रॉस करूँगा भर गया क्या प्रोफेस। तो देखो जब मैं दोनों को क्रॉस करूँगा तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी है, उसको क्रॉस कर दिया मैंने डी एफ बाई डी टी, ठीक है, ये क्रॉस किया। तो देखो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका टी स्क्वायर आई है, क्रॉस किया, और यहाँ पे आपका डी ए बाई डी टी 2ti हो गया। तो देखो दोनों में आई है, ठीक है। तो आप जानते हो आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है फ्रेंड्स। आपस में सेम आपका डायरेक्शन हो तो वो ज़ीरो हो जाता है क्रॉस के केस में। ये क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया हुआ था, ठीक है। आई अगर है यहाँ पे तो कुछ और होना चाहिए, जे नहीं तो के होना चाहिए आपका, ठीक है, तब कुछ वैल्यू आता है। लेकिन अगर सेम हो तो आपका ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो लेट करो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपका बी है, दोनों का क्रॉस है, इसका मतलब है ए बी साइन थीटा है, ठीक है। तो इसका मान जीरो कब होगा, जब यहाँ पे थीटा का मान जीरो होगा तब, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो यहाँ पे ए बी साइन जीरो हो जाए फ्रेंड्स, साइन जीरो हो जाए तो ये पूरा वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि आपस में जब क्रॉस होते हैं सेम तो वो जीरो हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू जीरो आएगा। इसलिए इन लोगों ने बोला कि डायरेक्शन आप और आपका फिक्स है, सेम है, ठीक है, फिक्स है, आपका कांस्टेंट हो गया। मतलब आई के लॉन्ग जा रहा था सिर्फ आई के लॉन्ग ही जा रहा है, जे से कोई लेना देना है नहीं, जे के लॉन्ग जा रहा था सिर्फ जे के लॉन्ग जा रहा है, आई से लेना देना है ही नहीं। तो फिक्स हो जाए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन सिर्फ हो जाए, तो इसका जो क्रॉस होगा, जो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। यही चीज़ को जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, यही इस तरह से समझा रखा है इन लोगों ने, तो वही चीज़ है घूम फिर के। फ्रेंड्स ये था कंप्लीट इंट्रो चैप्टर 8 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम 8.1 के साथ।